गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो ये है हमारे फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल पार्ट की सेकेंड क्लास, यानी हम फिर आज स्टडी करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। और आपने अगर फर्स्ट क्लास अटेंड की थी न्यूमेरिकल्स की, यानी लास्ट वीडियो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं उसको। तो हमने समराइज किया था इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको हमने समराइज किया था। और अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन ऐसे एग्जाम्पल्स को, ऐसे न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे जिनमें उनका हम एप्लीकेशन करें, यानी उन्हें हम यूज करें। तो फर्स्ट आप Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी का यूज करके आप स्टडी कर चुके थे, सॉल्व कर चुके थे न्यूमेरिकल। तो दूसरा जो फॉर्मूला था आपका वो है कूलाम के नियम का फॉर्मूला, यानी कौन सा फॉर्मूला, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस केप्ट एट डिस्टेंस आर, यानी कि दो बिंदु आवेशों के मध्य रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल। तो वो क्या होता है आपका F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम इसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो मैंने क्या किया है, ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल को लिख रखा है ताकि समय बचाया जा सके आपका। तो आप इसको देख सकते हैं, ये कुमार मित्तल जी की बुक है, नगीन प्रकाशन की, कई वर्षों से काफी प्रामाणिक बुक है। तो उससे लिया गया एक उदाहरण है, आप जा सकते हैं। ये उसके पृष्ठ नंबर 25, जो 2020 का एडिशन है बुक का, उसके पेज नंबर 25 में ये उदाहरण है, आप वहां से देख भी सकते हैं। तो आप देखिए, एक प्रश्न क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच दूरी 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर है। उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए, यानी कैलकुलेट कीजिए। इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। ठीक है, होपफुली आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, एक आंसर तो इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, आकर्षण बल। कैसे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो आपने पढ़ा था कि वैद्युत बल जो होता है वो विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण बल का होता है और समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण का होता है। तो क्योंकि एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इसलिए कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। आवश्यक नहीं था, यहाँ पर सिर्फ ये लिखा होता कि वैद्युत बल का परिकलन कीजिए, तो आपको उत्तर में ये भी लिखना पड़ता कि इतने न्यूटन का आकर्षण बल। आप समझ रहे, तो ये ऑलरेडी गिवन है, तो ये हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें कैलकुलेट क्या करना है, बल का परिकलन। ऑब्वियसली हम एक डायग्राम बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। ये रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, ये रखा हुआ है प्रोटॉन, और भाई ये देखिए दूरी सिर्फ एक सिम्बलाइजेशन में बनाई जा रही है। कितनी है, 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप यहाँ पर लिखेंगे बाकायदे, जब आप सॉल्व करते हैं, उत्तर सॉल्व करते हैं, तो आपको लिखना होता है कूलाम के नियम से, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलाम के नियमानुसार। ये एक प्रॉपर तरीका है सॉल्व करने का, नियमानुसार F इज इक्वल्स टू दिस। और जबकि क्वेश्चंस में आपके क्या क्या दिया हुआ है, दिया है उसमें लिखते हैं दिया है, या फिर लिखते हैं प्रश्नानुसार। आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार क्या क्या दिया है भाई, Q1 यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक बात ध्यान रखिएगा, यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा। यूनिट के बिना आप ये जो अंक या संख्या रखते हैं इसका कोई अर्थ नहीं होता भौतिक विज्ञान में। दूसरा क्या है, दूसरा Q2 कितना दिया हुआ है, Q2 इज इक्वल्स टू किस पे है, प्रोटॉन पे। तो आपको पता है आवेश इतना ही होता है, धनात्मक होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, और R आपका कितना दिया हुआ है, R इज इक्वल्स टू, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की जो परमाणविक डिस्टेंस होती है वो दी हुई है प्रश्न में, 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, आप जब ये लिखते हैं ना कि आपको क्या क्या प्रोवाइडेड है क्वेश्चन से, तो आप ये जरूर देखें कि सबकी यूनिट्स MKS में है या नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट जंप टू द सोल्यूशन। कभी भी आपको जल्दबाजी में नहीं रहना है कि कौन सा फॉर्मूला लगा दें, जल्दी से सॉल्व कर दें, दैट इज रॉन्ग। आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि क्या क्या क्वांटिटीज आपको दी हुई हैं, उसके बाद लिखना है कौन सी क्वांटिटी वो आपसे पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, F पूछ रहा है। ठीक,
तो ये हमको ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या? एफ। तो फिर अपना कैलकुलेशन करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब से रिलेटेड तो यही फॉर्मूला है भाई, और यही अप्लाई होगा। तो अब आप क्या करोगे? वैल्यूज पुट कर दोगे। आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको बोला था चीजों को लर्न रखना चाहिए। हालांकि इस प्रश्न में जो पुस्तक में दिया हुआ है बुक में, उसमें इसकी वैल्यू दी हुई है 1/4πε0 के की वैल्यू। ऑब्वियसली परमाणुओं के बीच में निर्वाती माना जाएगा, इसलिए के की वैल्यू यहाँ पर 1 है और इसकी वैल्यू हम रख देंगे 9 × 10⁹ तो रख करके इसको सॉल्व करते हैं। देन f इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹। अभी इसका क्या यूनिट बार बार आपको रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरफ आपने फोर्स रखा है और उस तरफ सारी चीजें, सारी क्वांटिटीज MKS में हैं। तो ऑब्वियसली जो राइट साइड में आपकी यूनिट आएगी वो न्यूटन की आएगी, क्योंकि बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। 9 × 10⁹ इंटू Q1 1.6 × 10⁻19। वंस अगेन Q2 1.6 × 10⁻19 अपॉन r², यानी 5.3 × 10⁻11 होल स्क्वायर। बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये आंसर जो आ रहा है फोर्स, वो कैलकुलेटेड बाय इधर से आ रहा है 8.2 × 10⁻8। 8.2 × 10⁻8 न्यूटन। ठीक है, और ये कौन सा बल है? अट्रैक्शन का फोर्स है। अभी एक चीज और ध्यान दीजिए, आप चाहें तो इसको माइनस प्लस के साथ रख सकते हैं। जब आप माइनस प्लस के साथ रखेंगे तो यहाँ एक माइनस का साइन आएगा, उसका मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच आकर्षण का बल होगा। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। ये वैल्यू हम अभी जरा नहीं यहाँ से इरेज करेंगे, क्योंकि हमें इसे कैलकुलेट करना है आगे। अभी क्या है? इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। एक बात समझिए, इस बल की मतलब जो बल उसने पहले पूछा था, क्या पूछा था? आकर्षण बल, वैद्युताकर्षण बल। तो आप वैद्युत आकर्षण बल की वैल्यू को आपने कैलकुलेट कर लिया। तुलना करने के लिए क्या चाहिए होता है भाई? दोनों चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप तुलना कर पाओगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना है। अब याद कीजिए, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते थे गुरुत्वाकर्षण बल का जो न्यूटन का लॉ था, उसका क्या फॉर्मूला होता था? उसका फॉर्मूला सिंपल ये था कि अगर ब्रह्मांड में रखी हुई कोई भी दो वस्तुएं हैं जिनमें द्रव्यमान है, तो वे एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। और किस फोर्स से आकर्षित करती हैं? वो फोर्स होता है F = Gm1m2/r², जहाँ m1 m2 उनके मासेस हैं और r उनके बीच की डिस्टेंस है। तो चलिए, हमने अभी अभी जो कैलकुलेट किया है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको लिख लेते हैं FE। ई एक सिंबल है ताकि आपको याद रहे कि ये कौन सा बल है। ये वैद्युत बल है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का। तो इसकी वैल्यू आपको मिली है 8.2 × 10⁻8 न्यूटन। ये हमने रख लिया। अब आ जाइए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। तो भाई हमें क्या चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल के लिए? फॉर्मूला होता था Fg। इसको G इसलिए लिखा है, G फॉर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का मतलब गुरुत्वाकर्षण। तो ये कितना होता था? कैपिटल G m1 m2/r²। हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए m1 यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। याद कीजिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टडी करने के लिए बोला था, और ये आपको लर्न रहना चाहिए। हालांकि ये हमेशा दिया रहता है क्वेश्चन में, फिर भी आपको ये आना चाहिए, यू शुड नो। m1 = 9.1 × 10⁻31 kg। एक चीज आपको और बतानी थी, m2 प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसको P लिख लेते हैं, इसको E लिख लेते हैं, Me मतलब इलेक्ट्रॉन। Mp होता है 1.7 × 10⁻27 किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा, मैं सब कुछ यूनिट्स किस में रख रही हूँ? MKS में। उसके बाद R आपका सेम है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5.3 × 10⁻11 मीटर। फाइन। और G की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, आपको दी हुई है फिर भी आपको लर्न होनी चाहिए। G की वैल्यू होती है 6.67 भी लिखते हैं आप इसको, 6.67 × 10⁻11 मीटर। अब देखिए इसका जो यूनिट है वो यहाँ से आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अभी आपको सब कुछ पता चल गया, आप एफ जी को कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी, एफ जी इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई m1 यानी 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाइड बाई mp यानी m2 1.7 इंटू 10⁻27 अपॉन आर स्क्वायर यानी 5.3 इंटू 10⁻11 स्क्वायर। अभी क्या है, क्योंकि हमने राइट साइड में सारी चीजें एमकेएस में रखी हैं, यानी दूरी को मीटर में रखा है, मास को किलोग्राम में रखा है, और जी को आपने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर में रखा है। इसलिए ऑब्वियसली जो भी आएगा वो ऑब्वियसली किस में आएगा, जो यूनिट होगी फोर्स की एमकेएस में यानी न्यूटन। तो आप जब इसे कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप खुद करके देख लीजिएगा, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 3.7 इंटू 10⁻47 न्यूटन। 47 न्यूटन। ऑब्वियसली आपको ये दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है, इसमें से आपने स्टडी किया था, ये पावर में -47 है, यानी इसके नीचे 3.7 के नीचे एक रख के आप 47 जीरो लगाएंगे, 47 जीरोज। और ये एफ ई है, इसका मतलब 8.2 के नीचे आप 8 जीरो लगाएंगे। तो कौन सी संख्या बड़ी है? ये बहुत बड़ी है इन कंपेरिजन टू दिस। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है किसके कंपेरिजन में? ग्रेविटेशनल के कंपैरिजन में, अगर हम सेम पार्टिकल्स को स्टडी कर रहे हैं और सेम डिस्टेंस पे स्टडी कर रहे हैं। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? आप दोनों को डिवाइड कर देंगे, एफ ई अपॉन एफ जी, देन इट विल बी 8.2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 3.7 इंटू 10⁻⁻47। वन मोर थिंग, नो यूनिट, बिकॉज इट इज ए रेशियो। ये क्या है? अनुपात है। ये भी न्यूटन में, ये भी न्यूटन में, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक नंबर आएगा। तो क्योंकि तुलना है तो ये आएगा 2.2 इंटू 10⁻39। अभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आप ऐसे लिख सकते हो, एफ ई इज इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10⁻39 times Fg. This is the answer. मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो परमाणु में होते हैं, जैसा कि उनके बीच डिस्टेंस दी गई है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो इतने गुना होता है उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का, राइट। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। तो हमने कूलाम के नियम का प्रयोग कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, आप नेक्स्ट आपको जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला आपको जो आता था, वो हमने, फॉर्मूला नहीं है कोई स्पेशल, अध्यारोपण का सिद्धांत, कि जो आपका वैद्युत बल होते हैं, अगर एक चार्ज की वजह से कहीं वैद्युत बल उत्पन्न हो रहा है और एक ही चार्ज पे कई सारे दूसरे चार्जेस की वजह से फोर्स लगे, तो सारे फोर्सेस को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। हम उनका वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, यानी हम अध्यारोपण के सिद्धांत का एक उदाहरण सॉल्व करेंगे। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, आप किसी भी बुक से प्रश्न जरूर सॉल्व करिए, क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करिए, और आप इस चीज को ध्यान रखिए, आप जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पहली बात तो आपको इंटरेस्ट आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, और आप जितने सॉल्व करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको परफेक्शन आएगा, आप कैलकुलेशंस को उतना फास्टर कर सकेंगे और एग्जाम में आपका टाइम सेव होगा। कभी आपको ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ भाई ये तो बहुत ईजी है, इसको तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी। तो आपको इस तरीके से नहीं सोचना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन और ए वुमेन परफेक्ट। तो आपको क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल जो इससे रिलेटेड, यानी कूलाम के नियम से रिलेटेड सिंपल जितने भी हों, आपको सॉल्व करके देखने हैं रफ में। चलिए वंस अगेन हम आपको एक और एग्जांपल दे रहे हैं। ये कुमार मित्तल जी की ही बुक का है, पेज नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसमें, सॉरी इससे पहले हम अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ते हैं। पेज नंबर 26 में क्वेश्चन नंबर 7 है,
भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ABCD में से प्रत्येक पर आवेश Q रखा गया है। बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर यू। मैं आप लोगों के लिए डायग्राम को ड्रॉ करती हूँ। एक वर्ग है, वर्ग का मतलब स्क्वायर। देखिए भाई इतना परफेक्ट इसमें बन नहीं रहा है, बट यू हैव टू एज्यूम ये क्या है, एक स्क्वायर है। सारी आर्म्स कैसी हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, और सारे जो वर्टिसेस पे एंगल हैं ये 90 डिग्री के हैं। इसका नाम है ABCD। लेट अस एज्यूम कि इसका जो D पॉइंट है वो ओरिजिन पे है, यानी XY एक्सिस जो हम बनाते थे उसके ओरिजिन पे है। ठीक है, अब यहाँ पर भी चार्ज Q रखा हुआ है, यहाँ पे भी चार्ज Q रखा हुआ है, यहाँ पे भी Q रखा हुआ है, और यहाँ पे भी Q इक्वल। अब उसमें कुछ बोला नहीं गया कि Q चार्ज रखा है तो Q पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि सब जगह सेम बोला गया है तो सब जगह Q हमने मान लेते पॉजिटिव है, तो सब जगह Q ना। D पॉइंट पे जो ये चार्ज रखा है Q, इस पे टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स यानी टोटल वैद्युत बल आपको कैलकुलेट करना है। इस Q की वजह से, इस Q की वजह से, इस Q की वजह से। इस स्क्वायर की जो आर्म है वो A है, ये डिस्टेंस A होगी, ये डिस्टेंस भी A होगी, ये भी A होगी, और ये भी A होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से मान लेते हैं, कुछ सिम्बलाइजेशन करते हैं। तो इस चार्ज पे कितने फोर्सेस अप्लाई होंगे, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको लिख लेते हैं FA, मतलब सिम्बलाइजेशन, इसको FB और इसको FC। ठीक, तो फोर्स ऑन, इलेक्ट्रिक फोर्स लिखना है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट D। ठीक है, D पॉइंट पे जो चार्ज Q है उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू चार्ज Q एट पॉइंट A। मतलब D पॉइंट पे जो चार्ज Q रखा है उस पर A पॉइंट पे जो चार्ज Q रखा है के कारण लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा। अभी देखो लगेगा सब जगह प्रतिकर्षण ही, प्रतिकर्षण का मतलब अपोजिट फोर्स लगेगा, तो इस पे FA कितनी वैल्यू होगी, 1/4πε0 K। अभी हमको इससे मतलब ही नहीं रखना है कि यहाँ पे क्या है, तो K की कोई भी वैल्यू हो सकती है। Q राइट, ये भी Q है, Q अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है A², ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इन द सेम वे C, यानी C पॉइंट पे रखे हुए चार्ज Q की वजह से कितना होगा, FC इज इक्वल्स टू 1/4πε0 K Q अपॉन A², दूसरी इक्वेशन हो गई। अब जरा देखिए तीसरा फोर्स किसकी वजह से, B की वजह से लगेगा, तो डिस्टेंस A नहीं होगी अभी, ये पता है ना, डिस्टेंस तो ये हो गई ना बच्चों, ये डिस्टेंस। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज अ ट्राइंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज A, दिस इज A, तो ये कितना हो जाएगा √2A। ये तो अभी आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, A² + A² इज इक्वल्स टू दिस का स्क्वायर, तो आप अंडर रूट करेंगे, √2 आ जाएगा। ठीक, तो अब आप इसको करेंगे सॉल्व, तो ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी, FB हो जाएगा 1/4πε0 K Q चार्जेस तो वही हैं अपॉन √2A का होल स्क्वायर, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1/4πε0 K Q² अपॉन ट्वाइस A², राइट। ये थर्ड इक्वेशन है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, अभी मैंने इनका सबका क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ही लिखा हुआ है, किसी का भी डायरेक्शन आपको नहीं बताया। अब जरा आप एक चीज देखिए, अगर ये चार्जेस सेम है तो हमें तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, तीनों का रिजल्टेंट। अभी मान लीजिए इसके बीच जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो भी लगेगा, अगर दोनों चार्जेस, जैसे क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ है, फिर से एक बार रीड कर लेते हैं, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक पर
आवेश Q रखा गया है, बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। अब एक चीज आप ध्यान करिए कि इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, अभी मान लेते हैं कि ये चार्ज कैसा है, परिमाण इसका भी Q है, मान लो ये कैसा हो, आपका सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा सब जगह, रिपल्शन रिपल्शन रिपल्शन, राइट। अगर ये चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो क्या होगा, अट्रैक्शन अट्रैक्शन अट्रैक्शन, राइट। आप किसी भी तरीके से उसे कैलकुलेट करिए, वो आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि आपके चार्जेस एक ही प्रकृति के हैं। लेकिन आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऐड किस तरीके से करेंगे, जरा देखिएगा। मान लेते हैं यहां से यहां जो फोर्स आपका लग रहा है अपोजिट, यू यू और ये यू। आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है अगर ये हम निगेटिव दिखा रहे हैं तो अट्रैक्शन होता हो, पॉजिटिव है तो रिपल्शन है, तो ये दूर जा रहा है, ये भी इससे दूर जा रहा है, ये भी इससे दूर जा रहा है, तो ये फोर्स कौन सा हो गया, एफ सी, ये फोर्स कौन सा हो गया, एफ ए, और ये फोर्स कौन सा हो गया, एफ बी। अभी आप देखिए, अगर ये तीनों क्या है, वेक्टर्स हैं, अब इसे आप वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इन तीनों का एडिशन कैसे कर सकते हैं, या तो आप ऐसे एडिशन कर सकते हो, दिस वन और इसका क्या कर दें, घटक कर दें, यानी इन्हें हम बाइफरकेट कर दें, जैसे 90 डिग्री में करते थे। ये एंगल कितना होगा बच्चों, ऑब्वियसली 45 डिग्री, ये कितना होगा 45 डिग्री, तो इसका एक कंपोनेंट करिए तो क्या होगा, कॉस में एफ ए कॉस 45, इसका कंपोनेंट क्या होगा, एफ सी कॉस 45, तो तीनों एक ही लाइन में हो गए, यानी हम उनको ऐड कर सकते हैं नाउ। तो इसका मतलब जब रिजल्टेंट फोर्स यानी जो परिणामी बल है जो डी पॉइंट पे रखे हुए चार्ज पे लग रहा है वो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, एफ सी, ये तो सीधा सीधा होगा बी पे लगने वाला, यानी एफ बी प्लस एफ सी कॉस 45 डिग्री प्लस एफ ए कॉस 45 डिग्री। अब आप एक चीज और देखिए, जो एफ बी की वैल्यू है वो डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है, ध्यान दे रहे हैं ना आप। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एफ बी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ये cos 45 और cos 45 कितना होता है भाई, cos 45 वैल्यूज रखिएगा 1/√2। तो आपको क्या करना है कि ये वैल्यूज पुट करके एफ सी और एफ ए की, हम इसको लिख सकते हैं 2 ऑफ, ये वैल्यू रख दीजिए क्योंकि ये दोनों सेम है, एफ ए और एफ सी की वैल्यू सेम है, cos 45 सेम, 2 इंटू कोई किसी भी एक की वैल्यू रख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट, मल्टीप्लाइड बाई cos 45 डिग्री। अभी आप इसे सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो जो आपका आंसर निकल के आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कॉमन लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/2 प्लस √2, 1/2 प्लस √2, व्हाटएवर। अब ये मैथमेटिक्स को इतना एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, होपफुली यू आर गुड एट मैथमेटिक्स एंड इफ यू आर नॉट स्टडी इट, अगर आपको नहीं आती है तो उसे सीखिए, क्योंकि हर स्तर पे आपको अपनी लास्ट क्लास का जो मैथमेटिक्स है वो जरूर आना चाहिए, और जो बच्चे बायो भी लिए हैं उनको भी हाई स्कूल में ही इतना मैथ्स तो आना ही चाहिए। तो ये आंसर निकल के आया, होपफुली आपको समझ में आया। हमने यहाँ कौन सा सिद्धांत या कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, अध्यारोपण का सिद्धांत, F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3, कितने भी फोर्सेस डॉट 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 एक्सेट्रा, मतलब कि अगर कहीं पे कोई एक चार्ज है जिसपे कई अदर चार्जेस की वजह से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, तो हम उन सभी का वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, यानी एक चार्ज पे लगने वाले फोर्स की वजह से किसी दूसरे चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल वैसे ही वर्क करते हैं जैसे कि दूसरे चार्जेस वहां है ही नहीं। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, यानी वैद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये हमने अपना दूसरा फॉर्मूला यूटिलाइज कर लिया है। चलिए तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं।
पेज नंबर 27 के क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचिए। ये कुमार मित्तल जी की बुक का है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन, आई होप कि वो अवेलेबल है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और अगर नहीं अवेलेबल है तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दूंगी, या इतना मैं उसको बोल दूंगी कि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन क्या है। ये है 2 बिंदु आवेश प्लस 4e। और e का क्या मतलब है? स्मॉल e जब भी लिखा होता है तो उसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन उसका मतलब है, और या फिर उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नहीं, मतलब मिनिमम पॉसिबल चार्ज, क्योंकि अगर प्लस ई लिखा है तो प्रोटॉन पर हो सकता है, माइनस ई लिखा हुआ है तो न्यूट्रॉन पर हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है 27 पेज नंबर पे है कुमार मित्तल की 2020 एडिशन में। 2 बिंदु आवेश प्लस 4e तथा प्लस e परस्पर a दूरी पर रखे हुए हैं। प्लस 4e और प्लस e, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बताई गई है? a पर रखें। फाइन, ये आपका गिवन इंफॉर्मेशन है इन द न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्या है? फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब दे आर नॉट मूविंग, वो फिक्स्ड है, यानी यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर रखा हुआ है तो सिस्टम स्टेबल है, फिक्स कर दिए गए हैं, वो जा नहीं सकते एक दूसरे को छोड़कर। नाउ दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक तीसरा आवेश कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो? किस दशा में यह संतुलन स्थायी होगा तथा किस दशा में अस्थायी होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। आपको देखने में बहुत आसान लग रहा है पर ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है कि इस यहाँ के बीच में कोई तीसरा चार्ज कहाँ पर रखें। देखिए 2 क्वेश्चन है इसी में, कितना और कहाँ पर, मतलब यहाँ पे हमें चार्ज रखना, उसने हमें ये नहीं बताया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तीसरे बिंदु आवेश Q को, यानी उस चार्ज की वैल्यू नहीं पता, आपको एक तीसरा चार्ज दे दिया है Q, उसको यहाँ रखना है। आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी रखना है, बस ये सिस्टम बैलेंस रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। चलिए मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन, हम मान लेते हैं कि इस चार्ज से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, कहीं भी मान लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ मान रहे हो। इस पॉइंट पे एक चार्ज पॉइंट है O, यहाँ पे हमने इस चार्ज Q को रखा है तो फिर बैलेंस है। ठीक, तो ये डिस्टेंस कितनी बची? a माइनस एक्स। ऑब्वियसली ये फोर्स इन दोनों के बीच स्टेबल तभी रहेगा जबकि इस पे 4e जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाए उसकी वैल्यू और E जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगाए उसकी वैल्यू एक दूसरे से कैसी होनी चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट। तभी क्या होगा? तभी आप इसको बैलेंस कर पाएंगे। तो हम क्या एज्यूम करते हैं? लेट अस एज्यूम कि ये जो Q है ये कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। लेट अस एज्यूम, हमने एज्यूम कर लिया। अभी x डिस्टेंस पे रखा है तो F1 का मतलब प्लस 4e की वजह से Q पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। Q1 कितना है? 4e। Q2 कितना है? Q अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। दूसरा क्या है? F2, यानी प्लस e की वजह से Q पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K E इंटू Q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इज दैट? अब इन दोनों को कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, परिमाण में तो सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए उसके डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम इन दोनों वैल्यूओं को इक्वेट कर देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K E इंटू Q अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 4e Q अपॉन x square. This one cancel, e and e cancel, q and q cancel, then it is 1 upon a minus x square is equals to, यहाँ पे क्या था? 4 upon x square. Solve it. This is x square is equals to 4 times a minus x का whole square. ये 2 डिग्री इक्वेशन आपको मिल जाएगी। x square is equals to
4a² माइनस 4x² माइनस ऑफ 8ax, इस तरीके से करके इक्वेशन आपको मिल जाने वाली है। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे इक्वेशन तो आपको x की वैल्यू a के फॉर्म में मिल जाएगी। वो वैल्यू आ रही है 2a/3। हियर इट कम्स x इज इक्वल्स टू 2a/3। यानी अगर आपको ये a और ए ना दिया होता बल्कि 10 मीटर या 2 मीटर वट एवर डिस्टेंस दी होती तो आप x को कैलकुलेट कर लेते। यानी कि जो x की वैल्यू है वो 2a/3 है। यानी डायग्राम वाइज तो ये गलत लग रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ इधर की तरफ ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये x जो है ये डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर ली। अभी देखिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा था तो ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर दी कि अगर Q पॉजिटिव चार्ज को यहाँ बीच में रख देंगे तो ये सिस्टम बैलेंस रहेगा। यानी इस पे इसकी वजह से और इस चार्ज की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। बट वन मोर थिंग, एक चीज ध्यान रखिए, अगर हम इसको पॉजिटिव रख रहे हैं तब देखिए क्या होगा, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो देखिए फोर्स कहाँ लगेगा, ये और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अपोजिट फोर्स। ये इसको रिपेल करेगा, अपोजिट फोर्स। तो जो अगर हम इसे थोड़ा सा इस तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, इधर ले जाने की कोशिश करेंगे इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये कैसा है, स्थायी संतुलन है। कैसा संतुलन है, स्थायी संतुलन है। अब मान लेते हैं कि हम ये माइनस चार्ज रख रहे हैं। कैसा चार्ज रख रहे हैं, माइनस का चार्ज रख रहे हैं। माइनस रखिए तो ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ इसने अट्रैक्ट करके ही रखा है, इसने भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी डिसबैलेंस कर देंगे तो जिसका फोर्स अधिक हो जाएगा उसकी तरफ जा सकता है। यानी ये संतुलन कैसा होगा, अस्थायी होगा। यानी जब हमें यहाँ पे आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए तो जो चार्ज रखेंगे वो कैसा रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। और कितनी डिस्टेंस पे रखेंगे, एट ए डिस्टेंस 2a/3 फ्रॉम द 4e चार्ज। तो होपफुली आप सभी को इतने न्यूमेरिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप क्या करिए, इनसे रिलेटेड को रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी बुक आपके पास 12th स्टैंडर्ड की अवेलेबल हो उससे सॉल्व कीजिए। अगर आपको कहीं समस्या आती है तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स में बताइए। और आप सभी का दिन शुभ हो, स्वस्थ रहिए और स्वच्छ भी रहिए।